हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास के लिए एक सीरीज। चैप्टर वाइज में एक एक करके सारे चैप्टर कवर करने वाला हूँ। चैप्टर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। एक एक कॉन्सेप्ट मैं उठाऊंगा आपके सिलेबस का, और कोई भी चीज़ यहाँ पे छूटेगी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ये क्विक सेशन हमें करना पड़ेगा, तो आपको ग्रास्प करनी पड़ेगी चीज़ें जल्दी जल्दी, बट मैं आपको बेस से उठाऊंगा, ठीक है। मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो आई होप आप जल्दी जल्दी मेरे साथ ये कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये टॉपिक्स है हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर में, ये सारे टॉपिक्स, अब थोड़ा हमारा सेशन हो गया चैप्टर 1 का, मैं एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। एंड अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। जिसको बेस से सुनना है या जिसको रिविजन करना है वो देख सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है मेरा फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है अगर मैं आपको बताऊं, देखो एक चीज हमें क्लियर करनी है। हमारे आसपास यूनिवर्स में, हमारे आसपास बहुत सारी बॉडीज है, राइट। ये मैंने बहुत सारी बॉडीज बनाई है, आपके आसपास आपको दिखाई भी देती है, राइट। कुछ कुछ बॉडीज न्यूट्रल है एंड कुछ कुछ बॉडीज चार्ज्ड है। सर इसका मतलब क्या हुआ? कुछ बॉडीज न्यूट्रल है, कुछ चार्ज। मतलब आप अगर देखोगे कुछ बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रही है। ये अभी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अभी हमें कुछ पता नहीं है क्या चार्ज होता है क्या न्यूट्रल होता है, बट वी आर सीइंग कि कुछ बॉडीज है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, कुछ एक दूसरे को रिपेल कर रही है। कुछ सिमिलर टाइप की बॉडी एक दूसरे को क्या कर रही है? रिपेल। और कुछ ऑपोजिट टाइप की बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, अभी हमें नहीं पता क्यों कर रही है, कैसे करती है, बट करती है, राइट। तो इनके पीछे मैं कुछ, मान लो ये 3 बॉडीज है, ये आपस में एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रही है, बीट वो रिपेल कर रही हो या अट्रैक्ट कर रही हो, तो इन बॉडीज को मैं बोल दूंगा कि भाई ये तो चार्ज बॉडीज है। और कुछ बॉडीज, मान लो ये 2 बॉडीज, मैं अलग पेन से बना देता हूं, पिंक पेन से, ये 2 बॉडीज बेचारी ना एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है ना किसी और पे फोर्स लगा रही है, तो मैं इनको क्या बोल दूंगा? न्यूट्रल बॉडी। तो सर एक बात हमें क्लियर हो गई, कुछ बॉडीज थी बड़ा वियर्ड सा बिहेव कर रही थी, एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रही थी, वो तो हो गए मेरी चार्ज्ड। और कुछ बॉडीज नहीं कर रही थी, वो न्यूट्रल। नेक्स्ट, अब सर जो चार्ज्ड बॉडीज है हमारा ध्यान उन पे जा रहा है कि ये चार्ज्ड है। अगर इफ इट इज चार्ज्ड, या इनको मैं बोल रहा हूँ चार्ज्ड है, तो क्यों चार्ज्ड है और क्यों ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है ऐसे मैजिक सा, राइट। तो देखो चार्ज बॉडीज भी हमारे पास 2 टाइप के निकल के आई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इन्हें एक पॉजिटिव को पॉजिटिव ही क्यों बोला है, नेगेटिव को नेगेटिव ही क्यों बोला है, उसके लिए हमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स में आना पड़ेगा, विच इज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मान के चलो मेरे पास एक बॉडी है, इसके पास 11 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ये बॉडी में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, राइट। तो इसको मैं पॉजिटिव बोलूंगा। ये बिहेव कर रही, नोमेनक्लेचर, प्रोटॉन को पॉजिटिव क्यों बोला, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव, ये नोमेनक्लेचर है जो पहले से चलता हुआ आ रहा है। ये सिर्फ एक को कुछ ना कुछ बोलना था, तो हम बोलते हुए आगे बढ़े। तो सर क्लियर हो रहा है मेरे पास कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही वो 2 चीजें हैं। वैसे और चीजें भी है, बट हम अभी बेसिक देख रहे हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी वो 2 चीजें हैं जो डिसाइड कर रही है एक बॉडी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। भाई एक बॉडी में प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो वो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो नेगेटिव। तो सर एक चीज क्लियर हो गई। अब मैं आइडेंटिफाई भी कर सकता हूं कौन सी बॉडी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, प्रोवाइडेड मुझे पता होना चाहिए कि किस बॉडी में प्रोटॉन ज्यादा एक्स्ट्रा या इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, राइट। अब तो चार्ज का कॉन्सेप्ट तो मेरा क्लियर हो गया कि सर चार्ज क्या होता है और कैसे कैसे कौन सी बॉडी चार्ज है, कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव है, इनके पीछे जो बैठा है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट सर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या चीज है? अब देखो दूसरी हमें चीज क्या पता चली कि मान लो कोई बॉडी चार्ज्ड है, ठीक है, एंड ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, राइट। एंड मान लो दूसरी बॉडी है नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब होता क्या है, हम क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, अगर मैं बीच में किसी मीडियम से, मैंने क्या बोला, कोई मीडियम हो, कोई भी मटेरियल हो, इन दोनों बॉडीज को कंबाइन कर रहा हूं, ये जोड़ रहा हूं, राइट। तो होता क्या है, पॉजिटिव वाला ज्यादा पॉजिटिव है, नेगेटिव वाली नेगेटिव है, राइट। तो चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट होता है, चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक कोई भी चार्ज अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जा रहा है, ठीक है, ये फैक्ट है। अब आगे अगर हम देखेंगे चार्ज का फ्लो हो रहा है तो कुछ कुछ मटेरियल है
अब ये क्यों हो रहा है फ्लो वो हम बाद में देखेंगे, अभी बस आप ये समझो जो मैं बता रहा हूं आपको, कुछ कुछ मटेरियल है जिनसे तो चार्ज आराम से फ्लो हो रहा है, उनको हम बोलेंगे कौन सा मटेरियल, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर। और कुछ कुछ मटेरियल है सर जिनसे चार्ज बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो रहा है, वो है इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर ऑफ इंसुलेटर में आपको कुछ डिटेल में नहीं जाना है अभी, अभी आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, अलग अलग टाइप के मटेरियल हमारे पूरे पास, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो। तो कंडक्टर्स के पास थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री चार्ज है, वरना तो सारा बाउंड होता है ना, सब चार्ज, बीच में मेरा न्यूक्लियस है, बाहर चार्ज को लेके बैठा है, बट कंडक्टर में कुछ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, जो चार्ज को फ्लो कराने के लिए हेल्प करते हैं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, चार्ज के पीछे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बैठा है, प्रोटॉन तो कभी बाहर आ नहीं सकता, ये आपको पता है, न्यूक्लियस से कभी प्रोटॉन बाहर नहीं आ सकता फिलहाल के लिए, राइट। नेक्स्ट, कंडक्टर इंसुलेटर में आप एग्जांपल देख लीजिएगा कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं, और उनका रीजन इतना आपको अभी पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट, अब सर आपने ये तो बता दिया, चार्जिंग बाय इंडक्शन देख रहे हैं हम, ध्यान देना। अब सर अब देखो स्टेप बाय स्टेप, मुझे पता चल गया एक बॉडी न्यूट्रल होती है चार्ज, वो मैं उसको देख के बताता हूँ, राइट। ऐसा तो है नहीं आप, ये पेन है इसको देख के आप नहीं बता सकते ये न्यूट्रल है चार्ज, जब तक आप कोई दूसरी बॉडी इसके पास ना लाओ जो चार्ज है, और वो ये दोनों आपस में अगर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तब हमें पता चलता है चार्ज है या नहीं। ये ऑब्जर्वेशन हो रही है अभी, राइट। तो ये पता चल गया सर एक बॉडी चार्ज हो सकती है, सर वो ना पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब सर एक बॉडी है, मान लो ये पेन या कोई भी स्पेयर, ठीक है, पहले चीज़ तो हमें ये पता चल गई, मान लो ये स्पेयर है मेरे पास, ठीक है। अब एक चीज़ तो पता चल गई, हर एक बॉडी को आप इजीली चार्ज नहीं कर सकते, कंडक्टर्स को कर सकते हो, इंसुलेटर्स को थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्योंकि सर इंसुलेटर में सर ज़्यादा फ्री चार्ज नहीं होते, बाउंड होते हैं, ठीक है। अब मान के चलो एक मैं रॉड लाया और ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, ढंग से सुनना मेरी बात, मैं चार्जिंग बाय इंडक्शन बता रहा हूँ, हमने ये पढ़ लिया एक बॉडी चार्ज कब होती है, पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, मैं ये बता रहा हूँ। अब आप करोगे कैसे किसी बॉडी को नेगेटिव या पॉजिटिव बनाओगे कैसे, मान लो ये पॉजिटिव रॉड है, मैं इसके पास लाया, अब इसके अंदर तो फ्री चार्ज है, तो क्या होगा, नेगेटिव वाले इधर आ जाएंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, क्योंकि ऑपोजिट वाले अट्रैक्ट हो रहे थे, तो इस रॉड ने नेगेटिव वाले को अपने पास लिया है, तो पॉजिटिव वाले ऑटोमेटिकली यहां आ जाएंगे। अभी सिर्फ चार्ज सेपरेट हुए हैं, अभी भी ये बॉडी न्यूट्रल है, ये बॉडी जो आपके पास अभी भी है ये न्यूट्रल है, राइट। अब मुझे अभी भी ये चार्ज नहीं हुई है, अगर मैं क्या करूं, ये राइट वाला जो साइड है इसको मैं क्या करता हूं, ग्राउंड कर देता हूं। अब सर ग्राउंड मतलब समझ नहीं आया, किसी भी ऑब्जेक्ट को ना आप किसी वायर से या किसी कंडक्टर से, अर्थ से ज्वाइन कर लेते हो, उसको हम ग्राउंड करना बोलते हैं या अर्थिंग करना बोलते हैं। रिपीट कर रहा हूं, कुछ इतना बड़ा नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप वायर से अर्थ में ज्वाइन कर दो, उसको अर्थिंग या ग्राउंड करना बोलते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी है। अब इससे होता क्या है, अब अर्थ बैठा है हमारा बहुत बड़ा कंडक्टर, कंडक्टर है तो चार्ज फटाफट खींच लेगा, तो फटाफट इसने क्या किया, ये सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गायब होकर अर्थ में चली गया। तो जैसे ही सारा पॉजिटिव चार्ज गायब होकर अर्थ में चले गया, तो मेरी जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है मेरी, इसमें बचा क्या, सिर्फ नेगेटिव चार्ज, और ये रॉड भी मैंने अब हटा दिया यहाँ से। तो ऐसे एक बॉडी हमने नेगेटिव चार्ज कर दी है, ऐसे एक बॉडी हमने नेगेटिवली चार्ज कर दी है। अब इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज करने के लिए या पॉजिटिव चार्ज करने के लिए आप कर लोगे, पॉजिटिव के लिए सर मैं नेगेटिव वाला रॉड ले आऊंगा, राइट, पॉजिटिव को इधर अट्रैक्ट कर दूंगा, नेगेटिव जो उधर जाएंगे उनको मैं ग्राउंडेड कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको क्या बात ध्यान रखनी है, ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पेयर है या बॉडी है, ये आपने नेगेटिव चार्ज करी बिना कॉन्टैक्ट, आपने टच नहीं करा, राइट, रॉड को इससे टच नहीं करा, तभी हम इसको इंडक्शन बोलते हैं। हीटिंग भी होती है इंडक्शन से, कॉन्सेप्ट सब वही है। इंडक्शन हीटिंग में क्या होता है, आप किसी को टच नहीं कर रहे हो, राइट, विदाउट कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो ये इंडक्शन था। तो चार्ज भी करना सीख गए हम बॉडी को, एक स्टेप और ऊपर। सर ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहानी समझ आ रही है, बॉडीज होती है आसपास, कुछ चार्ज है, कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्यों ये एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रही है पता नहीं भाई। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, देखो ढंग से देखो, मेरे पास मान लो अब एक चार्ज बॉडी आ गई, आपको बनानी भी आ गई और आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो, तो मान लो ये चार्ज बॉडी है। अब एक खास बात है इस चार्ज बॉडी के बारे में, या तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होगी, राइट। दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ जो मैं आज आपको यहाँ बताऊँगा वो है क्वांटाइज्ड होगी।
इसका जो चार्ज होगा वो क्वांटाइज्ड होगा। अब सर क्वांटाइज मतलब क्या? सुनो मेरी बात। एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है पता है आप लोगों को? एक इलेक्ट्रॉन ले लूँ या प्रोटॉन ले लूँ, दोनों का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यूनिट क्या? कूलम। सीख गए हम, यूनिट भी कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज है। अब एक बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज होगी मतलब उसमें प्रोटॉन एक्स्ट्रा रहे होंगे, एक बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज होगी मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहे होंगे। तो अब वो बॉडी का अगर मैं चार्ज पूछूं आपसे तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि इस बॉडी का जो भाई चार्ज होगा ना वो प्रोटॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही होगा, राइट? मान लो मैं इस वैल्यू को ई बोल देता हूं, इस वैल्यू को ई बोलते हैं। यहां ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां ई का वैल्यू ये वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है? इस वैल्यू को मैं अगर ई बोलूंगा तो कोई भी बॉडी, अब वो कोई सी भी हो, बड़ी सी बड़ी बॉडी, पूरे हर जगह वो इस ई के मल्टीपल ही होगी। मान लो ये बॉडी है सर, इसमें 15 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉडी पॉजिटिव है नेगेटिव? सर पॉजिटिव होगी, प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, राइट? नेगेटिव तो नहीं होगी। अब सर अगर ये बॉडी पॉजिटिव है तो ये कितनी पॉजिटिव है? तो ये है 5 टाइम्स ऑफ ई पॉजिटिव, और ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एक चीज हमें पता चली, कोई भी बॉडी 6.5 ही चार्ज नहीं हो सकती। क्यों? 6 प्रोटॉन तो आ जाएंगे, वो 6 ही चार्ज हो जाएगी, आधा प्रोटॉन थोड़ी बाहर आ जाएगा। तो ये है क्वांटाइजेशन का मतलब। हर एक बॉडी, चार्ज बॉडी क्वांटाइज्ड होती है। तो अगर कहीं पे लिखा है कि किसी बॉडी में 7.2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7.2 ई चार्ज है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली हो सकती है, तो वो गलत लिखा है, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि चार्ज तो भाई क्वांटाइज्ड है, वो होगा तो मल्टीपल ऑफ ई में ही होगा, आधा प्रोटॉन हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो एक और कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर डाला। अब होता है हमारा, थोड़ा सा ही बेस था, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कूलम्स लॉ। उसके लिए ये बेस जो अभी तक हमने पढ़ा है वो बहुत ज़रूरी था। अब देखो आगे क्या होता है, ठीक है? कूलम्स लॉ। अब कूलम जो साइंटिस्ट आए भाई, कूलम साइंटिस्ट ने बोला कि देखो भाई, हमें दिख तो रहा है कि बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है। पॉजिटिव पॉजिटिव वाली क्या करती है? रिपेल। पॉजिटिव नेगेटिव वाली अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स लगा रही है, पर कितना लगा रही है? मैथ्स, ठीक है? कितना लगा रही है? तो जब ये बात आई कि कितना फोर्स लगाएगी, वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? अब फोर्स तो भाई न्यूटन होता है, न्यूटन मतलब यूनिट न्यूटन होती है उसकी, राइट? तो कितना फोर्स लगाएगी? अभी तक तो फोर्स ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, पर यहाँ कुछ और ही चीज़ हो रही है। ना कोई मास है, ना कुछ एक्सेलरेशन है, कुछ भी नहीं है। क्यों एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रही है और वो कितना लगा रही है, ये कूलम ने हमें बताया। और वही वो चैप्टर, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, वो आपसे कहना चाह रहा है क्या, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, मान लो उसको मैंने Q1 बोला, कुछ भी चार्ज हो सकता है इसका, 10 कूलम, 50 कूलम हो सकता है क्या? कुछ भी, कुछ भी नहीं होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई, इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा उसका, ठीक है? और ये बॉडी है Q2। मान लो सर ये पॉजिटिव है, मान लो ये नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, पास आ जाएंगे दोनों एक दूसरे के, ठीक है? अब वो फोर्स कितना? तो जब भी कोई फॉर्मूला डिराइव होता है ना फिजिक्स में, तो उसका ऐसे डिराइव करते हैं भाई, डिपेंड करता है, पास आएंगे तो डिपेंड करेगा कि ये Q1 कितना है और Q2 कितना है। ज़्यादा हुआ तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई फोर्स, पहले मैं डिपेंडेंसी दिखाता हूँ, मेरा फोर्स किस किस चीज़ों पे डिपेंड है, फॉर्मूला तो बना देंगे, कोई नहीं। डिपेंड करता है Q1 और Q2 में, राइट? कि Q1 कितना है, Q2 कितना है, पहली चीज़। इस पे भी तो डिपेंड करता है ये दो बॉडीज कितना पास रखी है, कितना दूर। दूर रखी हुई होगी तो फोर्स कम लगेगा, उतना अफेक्ट नहीं होगा ना, राइट? पास होगी तो ज़्यादा लगेगा फोर्स, राइट? दूर होगी तो कम लगेगा, पास होगी तो ज़्यादा लगेगा। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। आर क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस है, यहाँ डी नहीं यूज़ करेंगे, हम आर बोलेंगे, ठीक है? बट सर फॉर्मूला में तो हम आर स्क्वायर लिखते हैं, आर क्यों नहीं यूज़ करा गया, आर स्क्वायर क्यों यूज़ करा गया? कि जब भी हम ये डिपेंडेंस लगाते हैं ना, जब भी हम ये डिपेंडेंस लगाते हैं, इससे पहले एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं और देखा जाता है वो 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या 1/r स्क्वायर के। समझ रहे हो आप? तो वैसे ये आर स्क्वायर आया, ये एक्सपेरिमेंट से हो रहा है। अभी साइंटिस्ट ने पहले उनको इतने पास रखा, फिर इतने दूर रखा और देखा फोर्स में क्या डिफरेंस आया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर निकल के आया। तो अगर मैं अब क्या करूं, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी साइन मुझे हटाना है तो इक्वल टू लगाऊंगा,
तो Q1 Q2 तो ऊपर मेरे और आर स्क्वायर नीचे, राइट। अब जब आपने इक्वल टू लगाया उसके साथ हमेशा एक कांस्टेंट आता है K, ये एक कांस्टेंट है। सर ये कांस्टेंट कहाँ से आया? ये कांस्टेंट आता है जो एक्सपेरिमेंट में कुछ वैल्यू है जो मेरे एक्सपेरिमेंट में उसकी कमी थी, वो इस K ने पूरी करी। बट सर हमने तो सारे फैक्टर्स ले लिए और इस K की वैल्यू भी मैंने आपको बता देता हूँ। पहले K की वैल्यू बता दूँ, 9 × 10⁻9 है K की वैल्यू। Q1 क्या है भाई? पहली बॉडी का चार्ज। Q2 क्या है भाई? दूसरी बॉडी का चार्ज। R कितना है? डिस्टेंस दोनों के बीच का। तो सर अब मैं फोर्स भी निकालना जानता हूँ। आप मुझे दो बॉडी बताओ, दोनों का चार्ज बता दो कितना है, कितना कितना कूलम है, और बता दो दोनों कितने दूर रखी है। मैं बता दूंगा एक बॉडी दूसरे बॉडी में कितना फोर्स लगाती है, ठीक है? कूलम्स लॉ यूज़ करके बता दूंगा। ये आपको सीखना है, राइट। एंड आपको पता लग चुका है ये चीज़, राइट। अब सर K पता चल गया, K एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू मैं धड़ करके पुट कर लूँगा। अब पर K की कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती। फोर्स आप निकालने आ गया, Q1 Q2 आपको दिया होगा, R भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस है, फोर्स निकाल दिया। ये कौन सा फोर्स है? ये है कौन सा फोर्स है? ये जो सर पॉजिटिव नेगेटिव में लगा रही है और नेगेटिव नेगेटिव में लगा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव में लगा रहा है। बट इस फोर्स का नाम है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोला है? ढंग से सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक नाम तो रखना पड़ेगा ना इस फोर्स का। ग्रेविटी हम पे लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो ये एक फोर्स जो एक चार्ज दूसरे चार्ज में लगाता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए बोल रहा है, दोनों चार्ज बेचारे रेस्ट पे थे। रेस्ट मतलब स्टैटिक, उसी की हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं अभी, राइट। अब देखो एक चीज़ थी, हमेशा जब ये कांस्टेंट K आता है ना तो कुछ चीज़ मिसिंग थी जो हमने मिस करी। क्या सर? आपने एक चीज़ नहीं देखी कि इन दोनों के बीच में ना, ये दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है, उससे भी तो फर्क पड़ेगा, राइट। ये पेन है, मैं इसको पुश कर रहा हूँ, अभी एयर है मेरे आसपास, पुश कर रहा हूँ, ये थोड़ा आगे जाएगा, राइट। वाटर में है ये पेन और मैं, वाटर है मेरे आसपास, इसको पुश कर रहे हैं तो आगे नहीं जा पाएगा। तो मीडियम भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। तो इस K के अंदर कुछ छुपा है। क्या? K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये K की वैल्यू है। यहाँ पे आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी। आप K की वैल्यू पुट कर दो, 4 और पाई की आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की आ जाएगी 8.85 × 10⁻−12, राइट। अब सर एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये जो एप्सिलॉन है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन है ये वो फैक्टर है कि आसपास का भाई मीडियम क्या रखा है। अगर वैक्यूम है, एयर है, तब तो ये एप्सिलॉन चलता है। कहीं और आपको अगर आपने मीडियम में रखा तो वो उस मीडियम का एप्सिलॉन आपको दे देगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो बोल देगा भाई अब तो हमने किसी वाटर में रख दिया इन्हें, उस वाटर का एप्सिलॉन कितना है आप बोलोगे, वो बोलेगा भाई 2, तो इस एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं 2 रख दूंगा, राइट। वो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। तो अब मैं फाइनल फॉर्मूला में आता हूं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ध्यान दीजिएगा, Q1 पहले वाले चार्ज का, पहले वाली बॉडी का कितना चार्ज, Q2 दूसरी वाली बॉडी का कितना चार्ज। दो बॉडी तो होगी ना भाई, दोनों तो एक दूसरे में फोर्स लगाएगी। R मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 आपको पता है, पाई आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? मीडियम, उसके पास का। उस एप्सिलॉन नॉट की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जो आपको दी जाएगी, वो आपको घबराने वाली बात नहीं है। अब एक कैच है, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। क्या सर? फोर्स समझ आ गया, Q1 Q2 समझ आ गया, R² सब समझ आ गया, पर कूलम ने भाई एक बात बोली, भाई ये आप लगा तो लो, पर ये सिर्फ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस पे। बताओ, इतनी बड़ी एक इसका डिसएडवांटेज है। कूलम लॉ ने हमें क्या बोला कि भाई आप ये लगा लो फोर्स का फॉर्मूला, पर ध्यान देना वो जो दो चार्जेस बॉडीज होनी चाहिए ना, वो पॉइंट साइज की होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। मान लो मैं इस पेन में लगाना चाहूँ ना, नहीं हो सकता। एक पेन दूसरे पेन में लगा रहा है, वहाँ नहीं लगा सकता आप कूलम लॉ, क्योंकि उसने बोल दिया कि भाई ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए है। तो ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बट हमें तो अभी सीखना है कैसे हम इसको ओवरकम करेंगे, आगे देखेंगे। अब दूसरी चीज़, सर फोर्स ना, चलो आपने सर ये तो बता दिया, ये बॉडी है, ये बॉडी है, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वाली बॉडी इस बॉडी में फोर्स लगाएगी। अब जब ये बॉडी इस बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो मान लो
मैं ये देख रहा हूँ, ये बॉडी फर्स्ट है, ये बॉडी सेकंड है, सेकंड बॉडी में फोर्स तो लगेगा। और आपको ये भी पता चल गया, मान लो ये 10 कूलम का है, ये वाली बॉडी 11 कूलम की है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। तो आप क्या लगा दोगे, फोर्स कितना होगा इनके बीच, देख लो, K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सर मेरा फॉर्मूला है सर, K की वैल्यू आपने बोला 9 × 10⁻9 है, कोई कॉन्स्टेंट है, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब याद तो करोगे पर फिर भी ठीक है। 10 × 11 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, ये आपको सॉल्व कर दो, फोर्स आ जाएगा, मान के चलो आ गया 15 न्यूटन। सर फोर्स आ तो गया पर लगेगा कहाँ, डायरेक्शन तो बताओ। मान के चलो इस पे आपने बोल दिया सर 15 न्यूटन लगेगा, कूलम्स लॉ ने बोला है, कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, राइट लगेगा, नीचे लगेगा, लेफ्ट लगेगा, ये तो बता दो। वेक्टर क्वांटिटी है ना फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड तो है 15 न्यूटन पर, बताओ तो ये पेन जाएगा कहाँ, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट। वो भी कूलम ने बताया हमें, और उसके बारे में उसने क्या बोला ध्यान से सुनना। उसने बोला कि मान के चलो ये 2 बॉडीज हैं, अब कोई भी 2 बॉडी ना, इनके बीच का लाइन होती है एक, क्या होगी इनके बीच की लाइन, ये होगी, ठीक। मान के चलो ये पॉजिटिव है, मान के चलो ये नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी, किस डायरेक्शन में लगाएगी, वो इस लाइन की डायरेक्शन में लगाएगी। बट सर लाइन के तो 2 डायरेक्शन होते हैं ना, लेफ्ट राइट, ये तो बता दो, लेफ्ट लगाएगी राइट लगाएगी। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब इधर लगेगा ना, पर लगेगा इसी लाइन में, ऐसे नहीं कि अट्रैक्ट होगी तो इधर अट्रैक्ट हो जाएगी, जो उनकी लाइन ज्वाइनिंग है ना उनके बीच होगा। जैसे कि बहुत ईजी हो गया सर, तो फिर तो क्या बचा, ये 2 है सर, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सर लाइन ज्वाइनिंग इनकी ये हो गई, फिर नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, तो सर इस पे यहाँ फोर्स लगेगा, इस पे यहाँ लगेगा, पर लगेगा इसी लाइन पे। अट्रैक्ट हो गया रिपेल, ये तो हम पहले से समझ के आए हैं ना, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, समझ आया। और एक और ख़ास बात हो रही है सर यहाँ पे, जो ये पहला वाला फोर्स है ना, पहला वाला बॉडी है मेरी, दूसरी वाली बॉडी, यहाँ भी पहली बॉडी है, दूसरी बॉडी है। मैं अगर केस फर्स्ट की बात करूँ, ये केस सेकंड, सर केस फर्स्ट में पहली बॉडी में तो राइट पे फोर्स लग रहा है इधर, और दूसरी बॉडी पे लेफ्ट में लग रहा है उल्टा। सेकंड केस में पहली बॉडी में सर लेफ्ट में फोर्स लग रहा है, दूसरी बॉडी में राइट में। सर फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में और सेम भी है क्या सर, सेकंड बॉडी में जो फोर्स जितना लगेगा 15 न्यूटन, वही तो फर्स्ट बॉडी में लगेगा, फॉर्मूले में तो दोनों के लिए सेम है ना, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। कौन था ये, न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है क्या, कनेक्ट करना सीखो, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, या हर फोर्सेस पेयर में होते हैं पर ऑपोजिट होते हैं। देखो यहाँ पे अकेला है क्या ये फोर्स, मान लो सिर्फ इस नेगेटिव में फोर्स लगता, इस वाले नेगेटिव में ना लगता फोर्स, हो गया ना न्यूटन का थर्ड लॉ वायलेट, बट लग रहा है दोनों में, और मान लो दोनों में एक ही डायरेक्शन में लग जाता, ये भी नहीं हो रहा है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी वेरीफाई हो गया, या बोल सकते हैं उसका एप्लीकेशन है थोड़ा बहुत, ठीक है, समझ आया सर, क्लियर हो गई ये कहानी। कूलम ने एक चीज़ सिखा दी, क्या, एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी, अभी तक तो दिखता था कंघी से कागज़ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर कितना फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, निकाल के दिखाओ सॉल्व करके, नंबर बद में बताओ, 20 न्यूटन 10 न्यूटन वो भी बता देंगे, अभी तक सिर्फ देख रहे थे, राइट, बता देंगे कूलम लॉ यूज़ करके। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम, कूलम लॉ मेन पार्ट हमने ख़त्म कर दिया। अब देखो आगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब सर ठीक है, समझ आ गया इतना चीज़, बट सर अब होता बताऊँ क्या है, एग्ज़ाम में 1 2 3 4 5 इतनी सारी बॉडीज़ होगी, ये तो है नहीं एग्ज़ाम में आ जाएगा 2 बॉडीज़ है भाई बताओ, और आपने लगाया F = Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, नहीं, एग्ज़ाम में भाई वो पूछ रहा है, ये बॉडी है ना भाई, ये पिंक कलर से मैंने इसको भर दिया है, इस बॉडी में बताओ कितना फोर्स लगेगा। अब सर ये तो समस्या है, क्यों, क्योंकि ये जो फर्स्ट बॉडी है, अरे पेन तो ले लो, फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, थर्ड बॉडी है, फोर्थ बॉडी है, चारों बॉडीज इस पे क्या लगाएगी फोर्स, तो सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। कूलम ने जो बोला है उसको पकड़ के रखो, पूरा चैप्टर क्या पूरी बुक खिंचेगी। देखो क्या कूलम ने बोला, भाई ये इस पे फोर्स लगाएगा, कहाँ, लाइन ज्वाइनिंग में लगाएगा। सर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये बॉडी मेरी पॉजिटिव है, तो इसको किधर फोर्स लगेगा, सर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, मतलब लाइन ज्वाइनिंग के इधर।
वो एफ आप निकाल सकते हो, ये एफ आप निकाल सकते हो, निकाल देंगे सर। सर ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, लाइन ज्वाइनिंग में करेगा सर इस साइड, मान लो F1 है तो F2 भी आप निकाल लोगे। अब थर्ड, सर ये पॉजिटिव पॉजिटिव, सर ये रिपेल होगा, लाइन ज्वाइनिंग में करेगा पर उल्टी साइड, F3। सर फोर्थ वाला भी इस पे लगाएगा, ठीक है, तो ये भी इसको कहाँ फोर्स लगाएगा, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ये सॉरी इस डायरेक्शन में लगाएगा, F4। समझ आया? F1 निकाल दिया, F2 निकाल दिया, F3 निकाल दिया, F4 निकाल दिया। कहाँ से निकाला? फॉर्मूला पड़ा है भाई मेरे पास। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़, अब होता क्या है ना, अब ये ठहरे वेक्टर क्वांटिटी, F1 है 10, F3 मान लो आ गया 20, ये आ गया मान लो 50, ये आ गया मान लो फिर से 10। अब ऐसा नहीं होगा आपने 10 20 90 न्यूटन, भाई इसमें 90 न्यूटन लग रहा है, बिल्कुल भी गलत। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जब एडिशन होता है ना ऐसे नहीं होता है, इसका एडिशन मान लो इस 10 और 10 को आपने ऐड करना है, तो आपको ध्यान होगा आपने एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा है R, वहाँ से आपको उसको ऐड करना है, राइट, कि R कितना होगा। ये 10 और 10 20 नहीं बनते हैं। हाँ अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती तब तो मज़े से आप 10 + 10 करो 20, पर यहाँ 10 + 10 इज़ नॉट 20, इज समथिंग एल्स। वो 10 और 10 क्या है, वो दो वेक्टर्स को ऐड करने में जो मिलेगा वो है। अब वहाँ पे अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, अभी आप इस पे मत जाओ, ठीक है, आपको क्लियर करना है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इस पे जाऊँगा, तो आपको क्या करना है, आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हो जिनको ये रिजल्टेंट निकालना नहीं आता है। फिर भी अभी फ़िलहाल के लिए आप कॉन्सेप्ट सीखो, ये सब हो जाएगा, ठीक है। अभी हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो सीखो। तो वेक्टर ऐसे ऐड नहीं होगा, ठीक है। पहली बात, वेक्टर अगर सेम लाइन में होता, मान लो F1 भी यहाँ होता, F2 भी इसी के ऊपर, F3 भी, तब तो आप ऐड कर सकते थे क्योंकि वहाँ थीटा 0 हो जाता है ना, बट अभी नहीं कर सकता आप इनको ऐसे ऐड। कैसे करेंगे वो अभी हम थोड़ा सा मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप कॉन्सेप्ट समझो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी ये, फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, आपके क्वेश्चन बनने चाहिए, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना सीखो, ठीक है। वैसे आपके 11th का पार्ट है, पर नेक्स्ट देखो अब आ रहा है, हाँ एक चीज़ तो मैं बताना ही भूली आपको, ये तो जो था ना, ये आपने जो करा, इसी का नाम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन बन के आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, यही है कि भाई एक फर्स्ट बॉडी जो इसने फोर्स लगाया ना इसमें 10 न्यूटन का, अगर मान लो ये सारे एब्सेंट भी हो जाते, मान लो ये सारे जितनी बॉडीज़ मैंने बनाई है यहाँ पे नहीं है, तो भी ये 10 न्यूटन का ही लगाता है इसमें, और ये बॉडीज़ है भी उसके बाद भी 10 न्यूटन का लगा रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने छोटी सी बात करी, क्या एक बॉडी जितना दूसरी बॉडी में फोर्स लगा रही है ना, आप आसपास कितने भी लोगों कितनी भी बॉडी को ले आओ, ये उस पर उतना ही फोर्स लगाएगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आप क्या करें, इसी मेथड से एक बॉडी में कितनी बॉडीज़, मान लो 3 बॉडीज़ है, तीनों जो जो फोर्स लगा रही है उनको निकालो और तीनों को ऐड कर दो। वेक्टर है तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, स्केलर है तो डायरेक्टली वही 1 + 2 = 3, ठीक। अब आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उससे पहले थोड़ा सा स्टोरी जान ले, देखो इंटरेस्टिंग सी। क्या सर, एक बॉडी थी, मुझे पता चल गया ये बॉडी चार्ज्ड है या न्यूट्रल, और सर चार्ज्ड है अगर, तो सर ना ये बॉडी बेचारी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन किसी ने प्रोटॉन ज़्यादा भरे हैं या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन कम है या प्रोटॉन ज़्यादा, कुछ भी आप बोलो। सर तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना सर, तो ये एक चार्ज बॉडी हो गई, और सर चार्ज बॉडी ना दूसरी चार्ज बॉडी पे ना सर फोर्स लगाती है F, और सर इस फोर्स को ना हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। वो फोर्स कितना है सर, वो कूलम का फॉर्मूला है ना सर, K(Q1Q2/r²), इससे निकाल लूँगा फटाफट। और सर लाइन ज्वाइनिंग जो होती है ना उनकी, उन्हीं में उसका डायरेक्शन भी होता है, अट्रैक्शन होगा अगर ऑपोजिट होंगे, और रिपल्शन होगा अगर क्या होंगे, सेम होंगे। समझ आया? क्लियर है ना सब कुछ? क्वेश्चन भी बनेंगे, आप बस कॉन्सेप्ट अभी सीखो, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की अब मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो, तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा एक चीज़ आपको लेवल अप करना पड़ेगा। आई होप आप यहीं पे टिके हुए हैं सब। देखो ये जो बॉडी है, राइट, मैंने बता दिया आपको ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या है कैसी है, क्यों फोर्स लगा रही है, नहीं क्यों फोर्स नहीं, ये नहीं बताया सर आपने, क्यों फोर्स लगा रही है आपने सर बताया लगाती है पॉजिटिव वाले को दूर नेगेटिव वाले को पास, पर क्यों, तो इसका रीज़न आप सुन लो।
ये बॉडी अगर पॉजिटिव है ना, इसके आसपास एक फील्ड है इमेजिनरी। मान लो पेन है, इसके आसपास एक फील्ड है, इस फील्ड में जो भी आएगा वो ये बॉडी इस बॉडी में फोर्स लगाएगी। ये सिर्फ चार्ज्ड के लिए है भाई, न्यूट्रल के नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ज बॉडीज, वो उस पर फोर्स लगा। इसी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और फोर्स कौन सा लगाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सर ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। आपने बोला एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी में फोर्स लगाती है, वो इस वजह से लगाती है क्योंकि इसके आस पास इसका अपना एक फील्ड होता है। अब वो फील्ड कितना होता है, ध्यान देना। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव, इसका सर इस पॉइंट पे कुछ फील्ड होगा या नहीं? हाँ होगा, राइट। मान लो ये पॉइंट P है और ये चार्ज बॉडी है मेरी पॉजिटिव, तो इस P पॉइंट में इसका कितना फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए हम कितना होगा वो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो, मान लो R, तो इसका फील्ड P पॉइंट पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू KQ/R²। कुछ नहीं हुआ है, फोर्स का जो फॉर्मूला था उससे Q हट गया। वैसे तरीका नहीं होना चाहिए बताने का, बट फिर भी आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, KQ/R²। ठीक है, ये इतना हर एक बॉडी का आसपास फील्ड होता है और किसी भी पॉइंट में उसका फील्ड अलग अलग हो जाता है। आप जितना दूर जाओगे उसका फील्ड कम होता रहेगा ना। फील्ड को अगर मैं आपको बोलूँ इन्फ्लुएंस, आप समझ सकते हो उसका एरिया, कि भाई उसके एरिया में ज़्यादा कोई घुसेगा फट करके फोर्स लगा देगा ज़्यादा, और दूर होगा जो जितना उसका फील्ड उतनी वीक होती जाएगी। ऐसे आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक मेरा चार्ज बॉडी है, उसके आसपास फील्ड है, कोई दूसरा चार्ज उसमें आ रहा है, वो इस पर फोर्स लगा रहा है। अट्रैक्शन भी हो सकता है सर, रिपल्शन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ चार्जेस। और वो फील्ड कितना है इसका, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, उसका ये फॉर्मूला है। अब हम क्यों करते हैं फील्ड की बात और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है समझ लो, क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो, किसी भी बॉडी का आसपास अगर फील्ड है ना, और क्यों हम ये करते हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ बताता है उस बॉडी की। और आगे जाके, अभी तो आप सिर्फ ये पढ़ रहे हो कि भाई फील्ड होता है, फोर्स लगता है, आगे जाके जब आप करंट पढ़ोगे, ठीक है, पोटेंशियल पढ़ोगे, वहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल है। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझो कि आसपास हर एक चार्ज का अपना स्ट्रेंथ होगा या फील्ड होगी। अब अगर फील्ड है ना, मान के चलो ये एक मेरा बॉडी है, ठीक है, पॉजिटिव, क्या इसकी यहाँ पे कोई फील्ड होगी? हाँ सर होगी। ए पॉइंट पे। क्या बी पॉइंट पे होगी? सर होगी, पर थोड़ा कम होगी, दूर हो गया ना बेचारे के एरिया से। सी पॉइंट पे सर थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। ठीक है, अब मान के चलो अगर सी पॉइंट पे कोई ये बेचारा ये चार्ज यहाँ पे टहल रहा था आराम से, पहले बी में आया, इस पर फोर्स लगेगा? सर थोड़ा बहुत तो लगेगा, 10 न्यूटन मान लो। ए पे सर थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, 20 न्यूटन। सी में सर और ज़्यादा लग जाएगा। आप उसके फील्ड के इतने पास आए जा रहे हो ना। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी है। फील्ड लाइंस का मतलब हर एक चार्ज के आसपास इमेजिनरी लाइंस है। मान लो ये है लाइन, ये पॉजिटिव चार्ज की बता रहा हूँ मैं लाइन। एक मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया, उसके आसपास लाइंस बनाई, इसको मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है सर, बना दी पर समझ नहीं आया आपने ऐसे क्यों बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सोचना इस बात पे, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बीच में बैठा है, उसके आसपास क्या आएगी? फील्ड होगी। तो उसकी फील्ड जो है वो उसकी लाइन से दिखाई जाती है। अब मान के चलो कि दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ। अब देखो कैसे बना रहा हूँ, ऐसे, और ये गया बाहर। अब आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी, सर आपने जो पहला वाला बनाया, ये फर्स्ट और ये सेकंड, पहले वाले में सर फील्ड लाइंस थोड़ा दूर दूर है, इतनी ज़्यादा डेंस नहीं है। दूसरे वाले में फील्ड लाइन बहुत डेंस है। ये क्या दिखाता है? ये क्या दिखाता है कि ये वाला जो है ना, सेकंड वाला, इसकी भाई फील्ड बहुत स्ट्रांग है, फोर्स आएगा तो अच्छा वाला लगेगा, राइट। इसकी फील्ड थोड़ा सा वीक है। तो फील्ड स्ट्रांग होने का मतलब आप एक चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कौन सा वाला चार्ज ज़्यादा होगा, कौन सा 20 किलोमीटर, कौन सा 10, आप बोलोगे सर 20 किलोमीटर सेकंड वाला है। क्यों? फील्ड स्ट्रॉन्गर है, फिर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। और फील्ड का कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी आपको समझ आएगा। मान के चलो मैंने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, ये देखो दिख रहा है आपको सब चार्ज, मैंने चार्ज रखा। अब आपको कूलम लॉ ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं, ये मैंने चार्ज रखा है और ये फील्ड लाइन रखी है, फील्ड लाइन कौन से पर्पल कलर से, तो ये चार्ज ना इस फील्ड लाइन की तरह ऐसे बह जाएगी।
मतलब ये चार्ज उसी फील्ड लाइंस पे क्या हो जाएगा, फोर्स लगेगा उस पर, उस फील्ड लाइन में आपको चलता हुआ दिखेगा। मान के चलो अगर मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई फील्ड लाइन है ऐसे, और इसका डायरेक्शन है अपवर्ड्स, तो ये मैं बोल रहा हूँ, अब आपको दूसरा चार्ज नहीं दिया, बस बताइए फील्ड लाइन में है किसी, ठीक है, तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसीलिए हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब आपको थोड़ा सा, मेरे को पता है अभी आपने थोड़ा सा ये चीज़ आपने पढ़ी है, कितनी पढ़ी है मुझे नहीं पता, बट एक चीज़ ये आप सुन के जाओ, क्या मान लो ये नेगेटिव पार्टिकल है, जाना नहीं है मतलब और भी टॉपिक्स करना भी, ठीक है, ये भी नेगेटिव पार्टिकल है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अभी मैंने इसकी यहाँ पे क्या बनाई है, दूसरे वाले केस में मैंने फील्ड लाइंस बनाई है, पहले वाले केस में मैंने फील्ड लाइंस नहीं बनाई, ये पॉजिटिव चार्ज है। आप फटाक से बता सकते हो सर कूलम लॉ ना, लाइन ज्वाइनिंग कर लो और इसमें सर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, यहाँ इस पर फोर्स लगेगा। सेम ये चार्ज को मैं फिर से अब यहाँ रख के आ रहा हूँ, पर केस सेकेंड है, इस बार आपको बताने की जरूरत नहीं है फोर्स कहाँ लगेगा, ये फील्ड लाइन मुझे बता देगी। फील्ड लाइन क्या बता रही है सर, अंदर लगेगा। अंदर क्यों लगेगा, नेगेटिव वाले का डायरेक्शन अंदर होता है, पॉजिटिव वाले का बाहर, ये भी याद रखना, ठीक है, तो इसमें अंदर लगेगा। अब जो फील्ड लाइंस बनाई जाती है वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव वाले के लिए बनाई जाती है। अब ये मत समझना कोई सर ये पॉजिटिव था, अगर आपने ये नेगेटिव रखा होता है यहाँ पे तब भी इसमें यहाँ थोड़ी लगता, तब तो ऑपोजिट में लगता। तो ये जो फील्ड लाइंस बनाई जाती है बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाई जा रही है। यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, हम कभी कभी बोलते हैं ना यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाई जा रही है। यूनिट मतलब वन कूलम का है, टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं इसे, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं। तो ये फील्ड लाइंस हो गया। अब फील्ड लाइंस की बहुत सारी प्रॉपर्टी है कि भाई फील्ड लाइंस ना कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ऐसे इंटरसेक्ट करेगी तो ये जो चार्ज यहाँ पे बैठा है, मान लो फील्ड लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट मतलब काट रही है एक दूसरे को। अब ये चार्ज मेरा बैठा है तो सोचते रह जाएगा कि भाई मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, तो ये भी एक रीज़न है कि फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। ऐसे आपके फील्ड लाइंस बोलते हैं, डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, कम डेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, ये सारी बातें। तो ये फील्ड लाइंस भी हमने क्लियर कर दी। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास टॉपिक, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ख़त्म, बिल्कुल आपने जड़ से हटा दिया इसको। अब आ जाओ फ्लक्स। फ्लक्स कुछ नहीं है, इतना लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे हम फ्लक्स में। क्या है, मान लो ये चार्ज था, पॉजिटिव है ना सर, इसकी फील्ड लाइन लो मैं बताता हूँ आपको बना के, ये है, ठीक है। अब एक एरिया से, मान लो ये एरिया है, यूनिट एरिया है, ठीक है, ये एरिया है कुछ, इस एरिया से कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है, सॉरी कितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, 2, तो उसका फ्लक्स 2 हो गया। कुछ नहीं है, बस इतना सा सिंपल था, कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ है ही नहीं, अभी तक सब सिंपल ही तो है। एक किसी भी एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स क्यों बोला, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही बोल लेते हैं, राइट, फ्लक्स है ये। अब इस फ्लक्स का सब फॉर्मूला क्या है, देखना, हम वहाँ तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई ये एक गोला सा बना दिया, इसमें 5 फील्ड लाइन जा रही है तो फ्लक्स 5 हो गया। इसका भी फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.ds और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, E.ds और इसका इंटीग्रेशन। अब सर ds क्या है, E क्या है, इंटीग्रेशन ये क्या सब आ गया है, तो ध्यान देना मेरी बात को। ds इज नथिंग बट वो एरिया, क्या पता वो ट्रायंगल हो, क्या पता यहाँ पे जैसे मैंने बनाया सर्कल हो, एरिया तो कुछ भी हो सकता है, स्पेयर भी हो सकता है, क्या एरिया नहीं, वो वॉल्यूम है, ठीक है। तो वो एरिया है ds, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका इंटीग्रेशन तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बढ़ रहा हूँ आगे, राइट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो गया। अब डाइपोल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन बनता है ऑलमोस्ट। डाइपोल क्या होता है इंपॉर्टेंट बट बहुत ईजी है, देखो कैसे, आपने बेस कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो डाइपोल देख लो अब क्या है। मान के चलो यहाँ पे एक बॉडी है, ये पॉजिटिव है, इसके मैंने बहुत पास यहाँ पे एक और बॉडी रख दी जो नेगेटिव है। ये जो सिस्टम बन गया ना 2 बॉडीज़ का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इनको पास रख दिया। ध्यान देना जितनी ये पॉजिटिव है उतनी ये नेगेटिव है। सर मतलब अगर ये 5 नेगेटिव कूलम है ना तो ये 5 पॉजिटिव कूलम होगी, ऐसा नहीं है कि एक 5 हो गया एक 10, दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट, केप्ट एट अ स्मॉलर डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस हो जाए। इसको मैं जूम करूँ अगर तो ये मुझे ऐसे देखेगा,
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसको बोलता है डाइपोल। पर से ऐसे ये करने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि नेचर में हमारे पास एटम के अंदर, या बोलूँ मैं तो किसी मटेरियल के अंदर बहुत सारे डाइपोल्स होते हैं, उनको हम स्टडी करने के लिए स्पेशली इस सिस्टम को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव। अगर मैं आपसे पूछूं ये अगर डाइपोल है तो उसका डाइपोल मूवमेंट कितना होगा? डाइपोल मूवमेंट कुछ नहीं होता है, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो समझ आया ना, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सिस्टम को बोलते हैं जो बहुत पास रखे गए हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट देख लो क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है P इक्वल्स टू Q इंटू डी, खत्म। क्या Q क्या है सर? पॉजिटिव वाले का चार्ज है, नेगेटिव वाले चार्ज है Q? भाई कोई भी ले लो, सेम ही तो है। बोला था ना 10 और 10, 5 और 5 सेम रहेंगे। और सर D, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, बस निकल गया। आपको बोले भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बता दे, आप बोल दो भाई जो दो चार्ज तूने रखे हैं ना पास में, उसमें से एक का चार्ज मुझे बता दे और दोनों के बीच का सेपरेशन बता दे, मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकाल के दिखाऊंगा। समझ आया? वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो गया। अब वो क्वेश्चन बताऊं क्या पूछता है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लेगा। बोलेगा कि भाई एक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और यहाँ पे कोई चार्ज रखा गया है, मान लो ये Q चार्ज। अब बताओ इस Q चार्ज में कहाँ फोर्स लगेगा? ठीक है, इस Q चार्ज में जो ये पॉजिटिव वाला है ये कहाँ फोर्स लगाएगा? ये Q मान लो पॉजिटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, और नेगेटिव वाला इसको रिपेल करेगा ऐसे, राइट? ये फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव है, ये फोर्स ड्यू टू नेगेटिव है। फोर्स ड्यू टू नेगेटिव निकाल सकते हो सर, ये डिस्टेंस दे दो एक बार, फटाक से निकाल लूंगा। निकाल दिया। उसके बाद सर ये डिस्टेंस दे दो, कौन सा वाला? ये डिस्टेंस तो F पॉजिटिव भी निकाल दूंगा। तो F पॉजिटिव से आप F नेगेटिव डायरेक्टली माइनस करके निकाल सकते हो। सर माइनस क्यों किया? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, फोर्स ऐसी क्वांटिटी नहीं होती कि मान लो ये 10 आ रहा है और 20 आ रहा है, आपने बोल दिया टोटल भाई 30 लग रहा है। डायरेक्शन भी होती है इसमें, तो एक यहाँ है एक यहाँ है, तो एक को आप पॉजिटिव मान लो, एक को नेगेटिव, या इसको नेगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव, कुछ भी कर लो। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। तो ऐसे ये डाइपोल से क्वेश्चन बनाता है, बहुत ईजी है। अब कभी कभी बोलता है भाई यहाँ पे रखा है, अब बताओ, आपको करना कुछ नहीं है, इसको यहाँ लगाएगा इसका फोर्स, इसका कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। ये मान लो F आपने ये भी निकाल दिया, F ये भी निकाल दिया, करा था ना स्टार्टिंग में सुपर पोजिशन, वही सेम चीज़ है। ये दोनों F निकाला। अब जो ऐड होंगे ना, ऐसे नॉर्मली ऐड नहीं होते हैं। कैसे ऐड होते हैं? ये F और F जब ऐड होते हैं तो इनको आप वेक्टर एडिशन आपको लगाना पड़ेगा। अब इसकी डेरिवेशन है आपके पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको कैसे डिराइव करना है। अगर आप ध्यान से अब वो डेरिवेशन देखोगे ना, तो आपको लगेगा यार कुछ नहीं है, पहला वाला फोर्स लगा रहा है, दूसरा वाला फोर्स लगा रहा है, फिर उनको वेक्टरली ऐड कर रहा है। यही तो मैंने सुपरपोजिशन में बताया था, कोई भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, राइट? आप करके देखो खुद से, वो डेरिवेशन आप पढ़ो, गारंटी आप खुद से कर लोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा के जाऊँगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे कोई कमी नहीं होगी, वो मैथ्स है। ठीक है, फिर भी नहीं होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी भाई कुछ कुछ करके हमने क्लियर कर दिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसी डाइपोल को मान लो ये डाइपोल है, इसको आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब देखो अगर आपने फील्ड यहाँ रख दिया तो ये पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा? राइट डायरेक्शन में। नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। हमने क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है उसके डायरेक्शन में जाता है पॉजिटिव चार्ज और उसके ऑपोजिट जाता है नेगेटिव चार्ज। तो डाइपोल को अगर आप किस पे रखोगे? फील्ड में रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। क्या होता है टॉर्क? देख लेते हैं। देखो ढंग से सुनो, मान के चलो आपके पास ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये मेरा क्या हो गया? डाइपोल, और इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इस डायरेक्शन में, ऊपर की साइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये दोनों तो इंटैक्ट है बिल्कुल, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना पॉजिटिव वाला कहाँ फोर्स लगता है? पॉजिटिव वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। नेगेटिव वाले में कहाँ फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मान लो ये है तो नेगेटिव वाला बेचारा यहाँ जाएगा। ये पॉइंट सही है? अब देखो मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, अब इस पॉजिटिव वाले में कहाँ फोर्स लगेगा? सर आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगेगा तो ऊपर। इस नेगेटिव वाले में कहाँ लगेगा? आपने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगा तो नीचे। अब बताओ, ऐसे था पॉजिटिव वाला बेचारा ऊपर लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ऊपर थी तो इस पे ऊपर लगेगा, इस पे नीचे लगेगा, तो इस पे क्या लगेगा? अब टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। कभी भी कोई भी फोर्स एक बॉडी को
मूव कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर कोई फोर्स एक बॉडी को मूव नहीं करा रहा है, उसी की पोजीशन में रोटेट करा रहा है, उसे टॉर्क बोलते हैं। और इस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P क्रॉस E। P तो आपको बताया था, क्या क्या होता है P? डाइपोल मूवमेंट। सर डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं? चार्ज, इनमें से किसी भी एक का चार्ज लो, उसको उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों के बीच के सेपरेशन से। P आ गया। E इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो आपको दी होगी ना। और ये क्रॉस क्या है सर, कैसे सॉल्व करते हैं? तो मैथ्स है ना, मतलब फिजिक्स है ना, PE साइन थीटा। P निकाल लोगे पक्का, ऊपर बताया था। E दिया होगा। थीटा, थीटा क्या है? इस P और E के बीच का एंगल, P और E के बीच का एंगल। सर E तो ऊपर है, सर ये P किधर होगा? इधर होगा या इधर? राइट होगा या लेफ्ट? तो ध्यान से ना, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में होगा मेरा P। तो ये मेरा P आ गया, ये मेरा E आ गया। दोनों के बीच में ये एंगल कौन सा बन रहा है? 90। हो सकता था क्या हो सकता था भाई? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होता। ध्यान देना, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होता, तब क्या होता? उस केस में मेरा P तो इधर होता और E मेरा ऊपर होता, तो ये एंगल लगता थीटा। तो थीटा आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें टच करके जा रहा हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ये जो बेसिक है ना, ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी, इसमें ज़्यादा घुसूंगा मैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट सीखो। अगर आपको बेसिक है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी कहीं भी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ स्किप सा हो रहा है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब डाइपोल इन फील्ड भी भाई क्लियर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कभी यूनिफॉर्म होती है, कभी यूनिफॉर्म नहीं होती है, उस चक्कर में क्या होता है, उस पर फोर्स भी लग जाता है, ठीक है। अब देखो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें आपको। तीन चीज़ है, ये मान लो एक लाइन है, ये मान लो एक एरिया है, और ये मान लो एक वॉल्यूम है। इसको मैं बोलता हूँ लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल। ये क्या होता है? सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एस, और रो इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी वी। ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है। पहली वाली को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरे वाले को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरे वाले को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये तीनों के मैंने फॉर्मूला बताया। होता कुछ नहीं है, एक चार्ज को जब पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है या किसी लाइन पे, किसी वॉल्यूम में, तो वो इसका डेंसिटी बताता है, ठीक है। जैसे आपने डेंसिटी पढ़ा है ना, क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। कभी आपने डेंसिटी पढ़ा है? मास अपॉन लेंथ पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा या किसी ने पढ़ा है? मास अपॉन लेंथ भी हो सकता है, मास अपॉन एरिया भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो कौन सी डेंसिटी पूछ रहा है, लीनियर डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी। वही सेम चीज़ यहाँ है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये डेंसिटीज़ ही है। बट ये कौन सी है सर? लीनियर, मतलब चार्ज अपॉन लेंथ। ये कौन सी है? सरफेस, चार्ज अपॉन सरफेस। और ये जो आप पढ़ते हो रो इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन सरफेस। वैसे ही चार्ज की भी डेंसिटी है, क्योंकि अभी तक हम कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे थे? मास वाली। अब हम पढ़ेंगे चार्ज वाली, इसीलिए आपको ये तीन टर्म पढ़ने हैं। डिस्कशन इसमें बहुत लंबा करा जा सकता है, बट आपके लिए अभी फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली इनका मतलब क्या होता है? यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। पर यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर क्यूब। यूनिट मतलब बताया था ना 1, 1, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखो, अब आते हैं गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशन। फाइनल टॉपिक, ठीक है। गॉस लॉ इंपॉर्टेंट है, एंड देखो क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। इजी भी है इतना ही। आपको फ्लक्स याद है? ये फ्लक्स का सिंबल बनाया था मैंने थोड़े टाइम पहले। फ्लक्स क्या था? एक इलेक्ट्रिक सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस निकल के आती है वो फ्लक्स है। तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था शायद, अगर आपको याद हो, ई डॉट डी एस, राइट। अब ये ई डॉट डी एस भूल जाओ, आपको इसका सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। क्या? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ, बस ये गॉस लॉ था। गॉस ने बताऊँ क्या बोला? मान के चलो कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये एक आपने स्पेयर लिया, इस पॉजिटिव चार्ज को स्पेयर के अंदर बंद कर दिया। अब गॉस पूछ रहा है
कि भाई अब बताओ इस पेड़ से कितना फ्लक्स निकलेगा, कितनी लाइंस निकलेगी, कितनी लाइंस निकलेगी इस पेड़ से। तो गॉस ने बोला उसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप ये बता दो इसके अंदर चार्ज कितना है। तो मान लो पॉजिटिव चार्ज का कितना है भाई वैल्यू, मान लो 5 कूलम है, तो 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आंसर। बस गॉस ने कितना सिंपल कर दिया, गॉस ने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला ले आया। क्या एक बार फिर देखें ऊपर कैसे चलेगा, ये ना मैं साइड में कर लेता हूँ ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े। 1 सेकंड दीजिएगा। लो अब देखो, तो गॉस ने एक और चीज़ बोली क्या कि भाई अगर मान लो यहाँ पे एक +2 कूलम चार्ज, ये +1 कूलम चार्ज, ये +3 कूलम चार्ज और -5 कूलम चार्ज, और इसके बाहर एक स्पेयर है। अब गॉस ने बोला अब बताओ स्पेयर से कितना फ्लक्स निकल रहा है। हम बार बार सर स्पेयर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन नहीं थी, एक वॉल्यूम से या एक एरिया से जितना क्या निकलता है, क्या निकलता है, ये एरिया हो जाएगा ना स्पेयर का, बाहर वाला एरिया मैं बोल रहा हूँ, जितना फील्ड लाइंस निकलती है तो कितनी निकलेगी। तो उसने बोला सर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर Q तो अब बहुत सारे हैं, इनको इनके साइन के साथ ऐड कर लो, 2 + 3 5 + 1 6 -5 1, तो 1 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया फ्लक्स का फॉर्मूला। समझ आया, ये गॉस का लॉ था, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं, एक मान के चलो अब इसने क्या बनाया, एक यहाँ पे एक 2 कूलम चार्ज रखा है, यहाँ पे एक 3 कूलम चार्ज भी रखा है। अब पूछ रहा है कि इस पूरे क्यूब से कितना निकलेगा फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा 5c अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना, इजी है, ठीक है, राइट। अब इसकी थोड़ी बहुत एप्लीकेशन देख लो। मान के चलो आपके पास एक क्या ले लेते हैं हम, कौन कौन सी एप्लीकेशन है, स्ट्रेट वायर में। अब स्ट्रेट वायर है आपके पास, ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। सर हम तो वो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना Q/R², पर आप शायद भूल गए होंगे कूलम भाई ने क्या बोला था, वो फॉर्मूला किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। तो लाइन उठा लिया आपने पेन की तरह, यहाँ नहीं लग सकता वो, तो यहाँ आएगा गॉस लॉ। गॉस लॉ ने क्या बोला, सर फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर इसका यूज़ कैसे करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें, पर फ्लक्स एक और चीज़ भी तो होती है, E.ds। तो अगर मैं E.ds = Q/एप्सिलॉन नॉट लिख दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। E कितना निकालना है, ds कितना, ds के लिए आपको एक सरफेस लेना पड़ेगा। ds को क्या आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे सरफेस ले लो। तो सरफेस मैंने क्या लिया, ये सिलेंडर ले लिया। अब सर सिलेंडर क्यों लिया, स्पेयर भी तो ले सकते थे, कोन भी तो ले सकते थे, वाई सिलेंडर। सिलेंडर इसलिए लिया कि यार ध्यान दोगे आप, तो अगर ये लाइन है यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस लाइन की वजह से इस पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही इस पॉइंट पे होगा क्या, नहीं, जितना पास जाओगे तो बढ़ जाएगा, दूर जाओगे तो भी बढ़ जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ पे जितना है उतना यहाँ पे होगा, यहाँ पे इतना होगा, यहाँ पे इतना होगा, ऐसे करके एक सर्कल बन जाएगा। मतलब क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है, राइट। क्योंकि मुझे ऐसा गॉसियन सरफेस ढूंढना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम हो। तो वो कौन सा गॉसियन सरफेस होगा, ऐसे करके एक सर्कल बनेगा, और इसी सर्कल को मैं ऐसे ले जाऊँ तो एक सिलेंडर बनना है। स्पेयर में ऐसा नहीं होता, स्पेयर में क्योंकि जितना आप यहाँ करते हो उतना, अगर स्पेयर बनाने की कोशिश करता तो यहाँ पे जितना होता उससे थोड़ा कम हो जाता है यहाँ पर। मुझे इक्वी पोटेंशियल मतलब इक्वी फील्ड चाहिए, यहाँ पे इक्वल फील्ड चाहिए, ठीक है। अब देखो तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E.ds = Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q क्या होगा, आपने क्या ये पढ़ा था, आपने एक चीज़ पढ़ा थी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए हम लैम्डा को क्या लिखते हैं, dQ/dL। तो dQ कितना हो जाएगा मेरा, लैम्डा इंटू एल। तो लैम्डा इंटू एल लिखूंगा मैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू, और ds कितना होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है भाई, 2πr/L। तो L से L गया, और यहाँ पे आप E के लिए फॉर्मूला निकाल दोगे 1/2πr लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे करके आपने E के लिए फॉर्मूला निकाल दिया, किसके लिए, एक लाइन के लिए, राइट। आई होप ये कैलकुलेशन आप देख पाओगे, और आप थोड़े सा भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, आई नो, कि आपने सर यहाँ पे DL था, आपने लैम्डा क्यों लिया, आपने इंटीग्रेशन क्यों हटा दिया, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं उनके साथ सॉल्व करूं, तो अगर आप देखोगे मैंने इंटीग्रेशन डायरेक्टली ds का इंटीग्रेशन होता है एरिया, जो मैंने 2πrl लिखा है ना, ये डायरेक्टली मैंने इंटीग्रेट करके लिख दिया। अगर आपको उसका एरिया पता है तो आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली s लिख सकते हो उसको, सरफेस एरिया।
समझ आया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर आपने Q को डायरेक्टली लैम्डा इंटू एल क्यू लिखा, क्योंकि मैंने जब अगर मैं डी क्यू को मैं कैपिटल Q बना दूँ तो डी एल को मैं L बना सकता हूँ। क्या बोला मैंने, डी क्यू के अगर मैं कैपिटल Q लिख दूँ, डी एल को मैं L लिख सकता हूँ। इस पर एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, बट फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए, ठीक है, जितना आपको समझना चाहिए फिलहाल के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सर, जैसे आपने लाइन चार्ज के लिए बनाया वैसे आप एक इस शीट के लिए भी बता दो। अब तो शीट के लिए भी मैं क्या करूँगा, सेम सी चीज़ करूँगा। एक यहाँ पे फिर से क्या लगाऊंगा, यहाँ पे एक एरिया चुनूंगा, फिर से ऐसे सिलेंडर चुन लूँगा मैं, और ध्यान देना इसके दो सरफेस, ये मैंने गॉसियन सरफेस चूज़ कर लिया, ठीक है। और अगर मैं फिर से लिखूँ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट करना होता है ना, तो ई कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकालनी है सर, डी एस कितना, इसका एरिया और इसका एरिया, मान लो एक का एरिया मैं एक मान लेता हूँ तो 2a हो जाएगा। क्यू कितना, अब ये सरफेस वाला मामला है, ये कौन सा मामला है, सरफेस वाला मामला है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सिग्मा इंटू वॉट, एस, मतलब ए। सरफेस कितना, ए है ना, मैं इतने सरफेस के लिए निकाल रहा हूँ अभी, ठीक है, ए है ना। इस शीट का सरफेस मत समझना, अभी मैं पर्टिकुलर सरफेस के लिए निकाल रहा हूँ, और ये शीट इनफाइनाइट है, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए गया तो ई आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस ये गॉस ने जो बोला वो मैं एक एक करके अप्लाई कर रहा हूँ। आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि सर आप गॉसियन सरफेस कैसे बना रहे हो, ऐसे सिलेंडर ये, तो आप अगर ध्यान दोगे आपको एक ऐसा सरफेस चूज करना है जहाँ पे बाकी जगह जीरो हो और सिर्फ उन्हीं सरफेसेस में इक्वल हो हर पॉइंट पे पोटेंशियल। जैसे कि अगर मैं आपको लाइन की बात करूँ ना, तो मैंने सर आपने इस वाले सरफेस को कंसीडर नहीं किया, ऊपर वाले सरफेस को मैंने इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज से ऊपर जितना निकलेगा तो इस लाइन चार्ज के ऊपर जितने होंगे वो भी इसको नीचे की तरफ क्या लगाएंगे, उतना ही फील्ड लगाएंगे, तो जीरो हो जाएगा ये। ध्यान देना, मान लो ये सिलेंडर का ये वाला कर्व सरफेस है, तो ये पॉइंट जितना इसमें अगर ऊपर की साइड फील्ड लगाएगा, ये इस पे नीचे की साइड लगाएगा, तो कैंसिल हो जाएंगे। तभी हम ये दो सरफेस नहीं लेते सिलेंडर के इस केस में। सिमिलर सा केस यहाँ भी है, सेम केस यहाँ पे जो कर्व सरफेस होगा वो ऊपर की साइड होगा, कर्व सरफेस ऐसा है ना ऊपर की साइड, तो कैंसल आउट कर जाएंगे, सिर्फ बचेगा तो ये दो सरफेसेस इस केस में। राइट अब इस केस में लाइन शीट वाले केस में मैं ऐसे वाला नहीं ले सकता था सिलेंडर, ऐसे वाला। सर आपने ऐसे क्यों रखा, ऐसे क्यों नहीं रखा, ऐसे रखता तो फिर से वहाँ पे क्या हो जाता है, डिफरेंट एरिया में एक शीट के अंदर से चल जाता मेरा सिलेंडर। इस ऐसे लाइन के केस में तो ऐसे जा रहा था मेरा, शीट के केस में शीट के अंदर से मेरा सिलेंडर चल जाता, यूनिफॉर्म नहीं रहता इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे। नेक्स्ट स्पेयर का निकाल दो, ईजी। अब देखो स्पेयर का ढंग से सुनेंगे जो यहाँ तक टिका है, ये स्पेयर है, इसकी वजह से बताओ यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यहाँ पे मैं स्पेयर ही बनाऊंगा। अब की बार सिलेंडर क्यों नहीं बनाया, सब समझ गए होंगे। एक स्पेयर के वजह से यहाँ पे जो चार्ज होगा उतना यहाँ पे होगा, उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, हर जगह। पर सिलेंडर नहीं बना सकता मैं यहाँ पे। अब सिलेंडर बनाऊंगा ना अगर, तो यहाँ पे जितना होगा उतना यहाँ पे थोड़ी होगा, राइट, क्योंकि स्पेयर है मेरे पास, उतना यहाँ पे नहीं होगा। लाइन चार्ज के केस में था ये, ठीक है। अब देखो तो इसका कैसे करते हैं सर, ई डॉट डी एस को करते हैं हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर ई कितना निकालना है, डी एस कौन सा जो आपने सरफेस बनाया है उसका, तो स्पेयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर कौन सा लिया है मैंने, रेडियस इस पूरे बाहर वाले का आर लिया है, क्योंकि ये किस कौन सा एरिया होता है, गॉसियन सरफेस का एरिया होता है। तो क्यू कौन सा, स्पेयर का क्यू, कैपिटल क्यू, स्पेयर का मान लो चार्ज क्यू है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई आ जाएगा मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, सॉरी 1/4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। सॉरी थोड़ा सा पर आप देख लोगे, ये आपका काम है, इस पर आपको जोर लगाना है पेन पकड़ के, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे स्पेयर का जो निकल के आ रहा है ना, क्या वो वही आ रहा है जो पॉइंट चार्ज का आ रहा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये भी तो के क्यू बाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये भी वही निकल के आ रहा है, राइट। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। पता नहीं यहाँ तक कितने बच्चे टिके होंगे और कितने बच्चों को समझ आया होगा जो जो मैंने पढ़ाने की कोशिश करी। अगर आपको समझ आया और के साथ शेयर करना। और दूसरी चीज़, एक और फीडबैक मुझे चाहिए, मैं ये हर चैप्टर के लिए करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, राइट। कॉन्सेप्ट्स मैं एक एक बताने वाला हूँ। वीडियो को मैं लंबा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, टाइम में, ताकि वेस्ट ना हो आप लोगों का। अगर आपको लग रहा है कि मैं कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा सा और फोकस करूँ, थोड़ा डेप्थ में बताऊँ चीज़ों को, तो मैं बता सकता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी इससे। और अगर आपको ये स्पीड, क्योंकि मैंने ये भी नहीं करा है बिल्कुल हवा से उड़ के चल रहा हूँ, मैंने काफ़ी चीज़ें डेप्थ में समझाई है, ठीक है। जितना आपको ज़रूरत है उतना आपको बताया है।
बाकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवानी होगी तो वो हम देख लेंगे। बट फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट सेशन आपको कैसा लगा, चैप्टर वाइज मैं एक एक चैप्टर के हर एक टॉपिक उठाऊंगा। अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना है इसका, स्पीड स्लो कम, जो भी कॉन्सेप्ट ज़्यादा डीप में या और भगा के चलना है, तो आप मुझे बता सकते हो। सो मिलते हैं, अब इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और मिलेंगे इसमें आगे। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।